आज आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि है असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड सीसीई, यानी आकलन मूल्यांकन एवं सतत व्यापक मूल्यांकन। तो ये टॉपिक से आपके सीडीपी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बाकी के 4 पेपर में भी एक एक क्वेश्चन रहता है। तो टोटल ये आपके पेपर में 5 नंबर पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये टॉपिक सिर्फ यहीं के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी सब सब्जेक्ट में भी आकलन का यही उद्देश्य होता है। टीचिंग में जो उद्देश्य आकलन का यहाँ होगा, हर जगह सेम होगा। मैथ में भी वही होगा जो यहाँ पर हो रहा है। वहाँ भी देखेगा कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, उसका क्या गोल था, क्या वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो कितने नंबर का ये टॉपिक है? 5 नंबर। ठीक है, 1 नंबर इसको नहीं समझना है। पेपर में तो 1 नंबर सीडीपी में पूछा जाता है, लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में भी 1-1 नंबर का पूछा जाता है। लैंग्वेज में भी 1-1 नंबर का रहेगा असेसमेंट से। तो असेसमेंट टोटल 5 नंबर का हो जाता है, और उधर बाकी के टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ाएंगे ये सब में कॉमन है। तो इस जगह से जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सारे टॉपिक कॉमन होंगे, सभी सब्जेक्ट में काम आएगा। जैसे NEP 2020 पढ़ेंगे तो वो भी सभी सब्जेक्ट में काम आएगा। फिर आपका NCF 2022 पढ़ेंगे तो वो भी सभी सब्जेक्ट में काम आने वाला है। लाइट है फिर भी क्यों? जैसे समावेशी शिक्षा है, 5 नंबर यहाँ पूछा जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी वही समूल्याती तालीम या वही समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पूछा जाएगा। ये कम दिखाई देने वाले बच्चे को के साथ किस तरह का कंटेंट देना चाहिए, कहाँ बैठाना चाहिए, बैठने की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो होगी वो हर जगह सेम होगा। CDP में भी वही होगा, मैथ में भी वही होगा, EVS में भी वही होगा। तो इस तरह यहाँ से अब जितने टॉपिक होंगे वो क्या होगा? कॉमन होगा, सारे सब्जेक्ट में काम आएगा। ठीक है, चलिए आकलन का मतलब कौन बताएगा? आकलन और मूल्यांकन 2 शब्द होता है, दोनों में कोई एक अंतर? आकलन किसे कहेंगे, मूल्यांकन किसे कहेंगे? ठीक है, अंदाजा लगाना, वेरी गुड। आकलन कहेंगे। और जांचना? इसमें पुष्टि क्या था? आकलन में। ठीक है, मूल्यांकन में पुष्टि नहीं होता है, आकलन में होता है प्रतिपुष्टि या पुष्टि। और क्या हो सकता है? आकलन किस लिए करते हैं? क्यों किया जाता है आकलन? क्यों जरूरी है आकलन करना? किसको जांचने के लिए? बच्चों को। ठीक है, वेरी गुड। तो आकलन का उद्देश्य या मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या सीखा और क्या रह गया। यही इसीलिए करते हैं ना। तो हर तरह के टेस्ट होते हैं। अब असेसमेंट होता है, कुछ असेसमेंट होता है पढ़ाई के दौरान होता है, और कुछ असेसमेंट होता है जो कि लास्ट में होता है, एंड में होता है। तो इस तरह से देखेंगे अलग अलग मापने के जो है वो निर्धारित किए गए हैं, स्केल निर्धारित किए गए हैं कि कैसे बच्चे को नापना है। जो उद्देश्य सेट किया था बच्चे को सिखाने के पर्पज से कि फर्स्ट क्लास में हमको बच्चे में ये चीज़ें सिखानी है, पहाड़ा सिखाना है, 1 से 20 तक, क ख ग घ सिखाना है, ABCD। ये पहले क्लास का गोल सेट किया टीचर ने। अब क्या करता है, बीच बीच में उससे पूछता है, पढ़ाने के दौरान भी पूछ रहा है। फिर जब लास्ट में आया एग्जाम लेकर के टेस्ट किया जाता है कि हमने जो पूरा साल पढ़ाया बच्चे को कितना इन्होंने याद रख पाया और क्या नहीं रख पाया, कितना सीख पाया, उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जज करते हैं, निर्णय लेते हैं और उसको मार्किंग करते हैं कि ये फर्स्ट डिवीजन आया, इतना % लाया तो फर्स्ट डिवीजन आया, हाँ बच्चा तेज है। 33% लाया है नंबर तो बच्चा कमजोर है, इसमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरह से ये आकलन और मूल्यांकन का काम क्या होता है? बच्चे को समय समय पर जांचना, बच्चे के सीखने में क्या कमी रह गई उसका पता लगाना, कैसे दूर करना, इस चीज को बेहतरी के लिए आकलन किया जाता है। आप समझ में आया क्यों क्या होता है आकलन और मूल्यांकन? अब अंतर क्या होता है कि ये छोटे स्तर पर होता है आकलन और ये बड़े स्तर पर होता है मूल्यांकन। ये जो है पढ़ाई के दौरान चलेगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। मूल्यांकन जो चलेगा इसमें ऑल ओवर सभी एक्टिविटी शामिल होगा। अब यहाँ पर CDP पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ CDP का टेस्ट ले रहे हैं, एक चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बारे में फीडबैक देंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जब ऑल ओवर मूल्यांकन करेंगे तो पूरा 30 नंबर होगा और पूरा CDP आएगा, फिर उसके साथ और भी सब्जेक्ट आकर के जुड़ जाएगा। तो अलग अलग सब्जेक्ट आकर के जुड़ जाएगा, एक साथ कर रहा है यहाँ पर मूल्यांकन। तो ये क्या हो जाता है, व्यापक हो जाता है।
है। तो इस तरह से आकलन क्या हुआ, एक छोटा स्तर पर किया जाता है, कम समय के लिए किया जाता है, ये लंबे समय के बाद किया जाता है, अंत में किया जाता है। और फिर 2009 में लागू किया गया CCE। तो बोला मूल्यांकन का ये सब पद्धति से बेहतर है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए। बच्चे का मूल्यांकन इस तरह से साल में 1 बार या 2 बार होता था, तो बच्चे के मन में डर बैठ जाता था कि अरे बाप रे एग्जाम है 6 महीने के बाद, या परसों एग्जाम है बहुत दिनों के बाद, तो इस तरह से फेल ना हो जाए, ये सब डर, इस डर को खत्म करने के लिए लाया गया CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ताकि बच्चे बिना डरे एग्जाम दे सके। अब ये एग्जाम क्या होता है, क्लास में ही पढ़ाई के दौरान चल रहा है, पूछा जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, तो टेस्ट देते देते बच्चों का ऐसा हो जाता है कि उनको नहीं लगता कि बड़ा एग्जाम लो या छोटा एग्जाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेली तो टेस्ट दे ही रहते, पढ़ा हुआ है, अब बड़ा एग्जाम ले लो या छोटा, मुझे इससे क्या लेना देना है, जाके लिखना है। तो तैयारी भी रहती है और बच्चे के एग्जाम का डर भी या प्रेशर भी नहीं रहता इस वजह से। तो यहाँ पर CCE लाया गया। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर है मेजरमेंट। सबसे पहला जो टर्म आता है इसमें आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। अब ये मापना जो है ये भी आकलन का है या मूल्यांकन का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब इसके क्या मतलब होते हैं, जैसे आकलन जब कहेंगे तो अनुमान लगाना, इन्होंने कहा था शुरू में कि अनुमान लगाना, या एक जो है लगभग अनुमान लगाना, कि जैसे कहेंगे मेरी हाइट कितनी होगी, लगभग 5.5 फीट बोलेंगे, 5 फीट 5 इंची 4 इंची, लेकिन लगभग बोल रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट बोल पा रहे हैं क्या, नहीं बोल पा रहे, तो इसको कहेंगे आकलन। और मूल्यांकन में जो होगा यहाँ पर, ये मापन में जो होगा यहाँ एग्जैक्ट बता पाएंगे। अब बोलेंगे इसको नाप करके बताओ कितना सेंटीमीटर है, तो कोई बोलेगा इसको नापेंगे, ये नापेंगे तो ये भी बोलेगा 15 सेंटीमीटर है, इसको नपाएंगे तो ये भी बोलेगा क्या 15 सेंटीमीटर है। तो जहाँ पर एग्जैक्ट माप बता रहा हूँ, मात्रा बता रहा हूँ, क्वांटिटी बता रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और जहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है उसको कहते हैं आकलन। आकलन में हम ये नहीं कहते, एग्जैक्ट नहीं बताते हैं कि इन्होंने अगर 60 नंबर ला लिया, या हम एक आकलन के दौरान जब इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पढ़ाने के दौरान, तो इन्होंने कुछ जवाब दिया, इन्होंने कुछ दिया, तो इस आधार पर हम अनुमान लगाते हैं हाँ चीज़ों को इन्होंने सीखा है, इसलिए ये अपने आधार पर दे रहा है, और लगभग ये भी ठीक कर रहे हैं, इनका भी कहना ठीक है। तो कोई ज़्यादा बेस्ट बताएगा आंसर, कोई कम बताएगा, तो उसमें क्या होगा, एक अनुमान लगा पाता है टीचर। इसीलिए कोई पढ़ाने के बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक करके, यहाँ आप बताइए आप बताएं, तो इन जनरल चेक करता है टीचर कि हमने जो टॉपिक पढ़ाया उनको कितना समझ में आया, इसलिए हम करते हैं क्या, आकलन करते हैं। तो मूल्यांकन क्या हुआ, इसको एक सटीक तरीके से मापा जाएगा। जैसे लंबाई को मापना होगा तो क्या करेंगे, लंबाई कैसे नापेंगे, मीटर सेंटीमीटर में मापेंगे, यही ना। वजन नापना है तो कैसे नापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे। तो इस तरह से होता है, ठीक है। दूरी नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट में एग्जैक्ट चीज मापा जाता है, इसके लिए एक मात्रात्मक होता है, ये इसका क्या होगा, एक मात्रक होता है, ठीक है। मात्रात्मक मतलब जिसको मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, उसको मात्रात्मक कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सबका एक मात्रक होगा। लंबाई का मात्रक हो गया, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो समय के मापने के लिए क्या करेंगे, सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो इन सब का एग्जैक्ट अगर किसी को माप पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, वो मापन कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा। यह मूल्यांकन का एक छोटा हिस्सा होता है। यह क्या होता है, मात्रात्मक होता है, यानी मापन जो होगा मात्रात्मक होगा, जिसको माप सकेंगे। इस तरह से लंबाई को मीटर सेंटीमीटर में, और चौड़ाई यानी वजन को नापेंगे किसमें, केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में या सेंटीमीटर में, सेंटीग्रेड में। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए जो मात्रक बनाए गए, इसको क्या कहेंगे, मापन कहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं असेसमेंट पर। तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट बच्चे का आकलन का एक विधि होता है, जिसके द्वारा टीचर पता लगाता है कि कितना सीखा या कितना सीखने के लिए रह गया। तो कह रहा है यह बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। तो किसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, बच्चों के बारे में। कैसा जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है, कि क्या चीज़ सीखा, कितना सीखा और कितना बाकी रह गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में इकट्ठा कर रहा है जानकारी, इसी को कहेंगे आकलन। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, तो लगातार चलती है प्रक्रिया, ठीक है। पढ़ा रहे हैं आपसे, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे को भी पता नहीं चलता कि मेरा असेसमेंट किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर उसको बोल देंगे पार्टिकुलर कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, 8 दिन लगातार आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। वो सोचेगा कि टीचर का नज़र मेरे पर है, तो जो वो नेचुरली व्यवहार करता है उससे हट करके वो करेगा, दिखावे के लिए थोड़ा अच्छा व्यवहार करेगा। तो इस तरह से नहीं होता है। टीचर क्या करता है, मन ही मन आकलन करता है कि इस बच्चे का इसमें कैसा व्यवहार है, सीखने में कैसा है, पढ़ने में कैसा है, खेल कूद में कैसा है, और भी एक्टिविटीज में कैसा है। तो इन सब सारे का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है शिक्षण और अधिगम के दौरान, सीखने के दौरान। और ये कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है।
आकलन एक संक्षिप्त यानी शॉर्ट प्रक्रिया है, एक छोटा प्रक्रिया होता है। शुरू में ही बोले थे आकलन एक छोटा प्रक्रिया होता है जांचने का बच्चों का। आकलन क्या होता है? आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। अब ये इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? बेहतर बनाने का, ठीक है। तो आकलन इसलिए किया जाता है ताकि सीखने को बेहतर किया जा सके, तो बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाए, इसके लिए क्या करेंगे टीचर? आकलन करेंगे। फिर आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो होता है यानी प्राथमिक जो कहेंगे उद्देश्य जो होगा यह है कि कॉन्सेप्ट के बारे में या संपत्ति के बारे में बच्चों में जो भी कंफ्यूजन है उसको समझना चाहिए। तो टीचर समझ पाएगा कि बच्चे में किस चीज़ को लेकर के कंफ्यूजन है, क्या डाउट है और कैसे दूर करना है। जब तक टीचर बच्चे का कंफ्यूजन या डाउट्स नहीं समझ पाएगा तब तक वो दूर कर पाएगा। अब उसको समझना कैसे समझेगा? जब तक वो आकलन नहीं करेगा। आकलन कैसे करेगा? तो पढ़ाई के दौरान क्वेश्चन आंसर के जरिए करेगा, टेस्ट लेकर के करेगा, ठीक है। तो इन सब के जरिए से क्या किया जाएगा? आकलन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आकलन के प्रकार। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो वहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा। तो कहेंगे आकलन मेन जो है वो दो प्रकार का होता है, और भी प्रकार होते हैं, फिलहाल ये दोनों बेसिक क्या है ज़्यादा जरूरी है। एक होता है बोले अलग अलग तरह से इसको बांटा गया है, किसी ने 2 प्रकार में कहा, किसी में 3। तो जो 3 है वो भी पढ़ेंगे, पहले ये 2 पढ़ लेते हैं। एक होता है आपका योगात्मक आकलन, दूसरा रचनात्मक। जैसे ही रचनात्मक बोले तो क्या समझ में आता है कि एक रचनात्मक ढंग से एक ऐसे तरीके से किया जाएगा आकलन जिसमें बच्चे को पता ना चले और हम उसका आकलन कर लें। इसमें जो कमी होगा उसको क्या करेंगे? दूर कर पाएंगे। लेकिन यही चीज योगात्मक में हो जाएगा कि यहाँ तो कमी का पता लगा पाएंगे, देखेंगे कितना उन्होंने सीखा, लेकिन उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये होता है सत्र के अंत में। जब अंत में होगा, फाइनल होगा, सीटेट का फाइनल एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ पर जितना नंबर आएगा क्या उसमें इम्प्रूव हो पाएगा? अगर 70 नंबर आ जाएगा तो उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे? पूरा साल फिर पढ़ना होगा। और ये वाला जो होगा जो अभी क्लास में लेते हैं, तो यहाँ जो चल रहा है अभी आपका कम नंबर आएगा तो आप बेहतर मेहनत करके इसे इसमें इम्प्रूव कर पाएंगे या उसको बेहतर कर पाएंगे, जो कमी उसको भरपाई कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो रचनात्मक आकलन पर हमेशा जोर देना है। जब भी सीटेट में कहीं दिखे इस तरह से कि बच्चों को किस तरह से आकलन कराना चाहिए, या कहीं ऐसा दिख जाए कि पढ़ाने के दौरान या सीखने के दौरान अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे का आकलन किया जा रहा है, कौन सा आकलन कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? रचनात्मक। और जहाँ पर लिखा है सत्र के अंत में या साल के अंत में, वर्ष के अंत में, तो योगात्मक। बेहतर कौन सा होगा? रचनात्मक आकलन, क्योंकि इसमें बच्चे के कमी का क्या करेंगे? पता लगा करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अंक ग्रेड दिया जाता है, जैसे कहेगा ग्रेडिंग या अंक देना या परसेंटेज देना किस आकलन का हिस्सा होगा? योगात्मक आकलन का। इसमें डिसीजन लिया जाता है कि कोई बच्चा अगले क्लास में जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर पास हो गया, 30% नंबर है, तो वो अगले क्लास में जाएगा। अगर 30% से कम नंबर है वो फिर उसी क्लास में रह जाता है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए क्या आता है? ग्रेड दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। तो यहाँ नामीकरण भी होता है कि कौन टॉप किया, कौन क्या किया। तो इससे बच्चे में हीन भावना पैदा होती है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरा दुश्मन है, उद्देश्य तो यहाँ भी मापा जाता है ना, कितना बच्चे ने सीखा, क्या सीखा। लेकिन सीटेट के नजरिए से जब देखा जाए तो वो दुश्मन ही होता है, लेकिन वो उतना दुश्मन नहीं है जितना सीटेट वाले ने उनको बना करके रखा है। तो जब भी कहेगा कि कौन सा आकलन को बढ़ावा देना, तो रचनात्मक आकलन को। फिर कह रहा है अब एक एक करके दोनों को देखते हैं। वैसे जितना चीज़ बता चुके हैं वही काफ़ी है, उतना ध्यान में रह जाए तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है कि शिक्षण अधिगम यानी पढ़ने और पढ़ाने के दौरान, प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन ही क्या कहलाता है? रचनात्मक आकलन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रहा है, इसके दौरान टीचर जो असेसमेंट कर रहा है, आकलन कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? रचनात्मक आकलन कहेंगे। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। तो बच्चे के बारे में जानने का बेस्ट तरीका कौन सा है? रचनात्मक आकलन है, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों के कमी का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन है कि बच्चे में जो कमी है उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें फिर आपको योगात्मक आकलन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है फीडबैक। ये जो फीडबैक शब्द है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। फीडबैक क्या होता है? वो आपको पता चलेगा जब आपका टेस्ट का कॉपी आपको देंगे तो उसमें हमने फीडबैक दे करके रखा है कि हाँ, किसी में लिखा हुआ होगा कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा करें। किसी में लिखा होगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा और जोर लगाइए और अच्छा कर सकते हैं। तो ये इस तरह से दिया जाता है। तो वो जब बच्चा देखता है उसके कॉपी में अगर वेरी गुड कहीं पर लिख देते हैं
कोई चीज़ अगर वो टेस्ट वगैरह ली है और वेरी गुड लिख दिया टीचर, तो घर में आकर के अम्मी अब्बू सबको दिखाएगा, आज मेरे टीचर ने मुझे वेरी गुड लिख करके कहा है, बहुत खुश होता है। हमको लगता है एक छोटी सी चीज़ होती है वेरी गुड, जबकि उनके लिए, बच्चे के लिए कितना बड़ा चीज़ होता है। हम लोगों को मिलता था जब छोटे बच्चे में, कितना खुश होते थे, अपने दोस्तों को ले जाके दिखाते थे, हाँ देखें सर ने वेरी गुड दिलाया है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये फीडबैक है। इसीलिए कहा, हाँ ठीक है वेरी गुड। तो ये होता है वेरी गुड। ये सब जो है कैसा है, कैसा है, ये कहेंगे इसको अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा होता है। तो बाह्य अभिप्रेरणा को कम दिया जाता है, समय पर दिया जाता है। अगर बार बार वेरी गुड दिया जाता है टीचर के जरिए, तो हमको भी क्या लगता था, आदत लग जाता था, उतना मजा नहीं आता था। लेकिन कभी कभार दिया जाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, आप इधर आ जाइए। अब जैसे हम यहाँ पर पढ़ा करके जाते हैं, तो आपसे पूछते हैं कैसा लगा आज का क्लास, तो आप बताते हैं कि बहुत अच्छा लगा। भले ही ज़बरदस्ती बोलते होंगे, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा क्लास था आज का सर, समझ में आया अच्छे से। तो ये हमारे लिए कैसा काम करेगा, फीडबैक का काम करेगा। कोई उसमें बोलेगा सर वो जो टॉपिक समझा रहे थे उसमें उतना अच्छा नहीं लगा, हमको समझ में नहीं आया, तो हमको फिर लगेगा कि हाँ उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे अपने टीचिंग में और बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, आपके फीडबैक के जरिए हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, और मेरे फीडबैक से बच्चे बेहतर कर पाएंगे। तो इस तरह से फीडबैक दिया जाता है सीखने के दौरान। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसीलिए जिससे भी बीच में क्वेश्चन पूछते हैं वो जवाब देता है, उनको कहते हैं हाँ शाबाश बहुत अच्छा। गलत कोई चीज़ नहीं होता है। जब भी टीचर कोई चीज़ पूछे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। बोलने से क्या होगा, आपका हेजिटेशन खत्म होगा। फिर क्या होगा, आप गलत नहीं होते हैं, वो आपका नजरिया अलग होता है, कहने का नजरिया अलग होता है, लेकिन कह रहे हैं वही चीज़। तो जो भी चीज़ बोला जाता है वो गलत नहीं, अगर गलत भी है तो टीचर को उसको डांटना नहीं है। हाँ ठीक है बहुत अच्छा कह रहे हैं, थोड़ा सा और जोर लगा करके और बेहतर तरीके से इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से उसको मोटिवेट करना है क्वेश्चन पूछने के लिए, बोलने के लिए। तो ये होता है क्या, फीडबैक। समझ गए? उर्दू में इसको कहते हैं तर्जे रशाई। ठीक है, इंग्लिश ऐसे कुछ होता है, तर्जे रशाई। ठीक है, देख लेना। तो ये फीडबैक, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि लिखा रहे, फीडबैक लिखा रहे, तो समझ लेना ये अच्छी चीज़ है। और ये किसका पार्ट है, रचनात्मक आकलन का है। तो यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चे सोचने के लिए मजबूर होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग लगा पाएंगे। तो ये रचनात्मक का होता है। ऑब्जेक्टिविटी होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी चीज़ ऐसा पूछा जाए जिसमें कि सब आंसर अगर करे, उत्तर दे तो एक ही चीज़ है, गलत ना दे, यानी ये भी देंगे तो वही चीज़ कहेंगे बारे में, ये भी कह रहे तो एक ही चीज़। तो ऑब्जेक्टिविटी इसमें पाई जाती है। डाउट कोई है तो इसमें पूछा जाता है बच्चे के द्वारा, टीचर उसको क्लियर करते हैं। तो ये सब चीज़ किसका है, रचनात्मक आकलन का। ठीक है, समय समय पर लिया जाएगा, लगातार किया जाएगा, पढ़ाई के दौरान, सीखने के दौरान। अब दूसरा आ जाता है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या कहेगा, साल या सत्र के अंत में किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक एग्जाम, एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक एग्जाम। ठीक है, वार्षिक परीक्षा आ गया। एक होता है यहाँ पर देखिएगा मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, और ये हर बार देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आकलन मूल्यांकन होगा। जहाँ भी आकलन और मूल्यांकन होगा वहाँ पर मानकीकृत ऑप्शन में जरूर दिखाई देगा। ठीक है, अब ये मानकीकृत परीक्षण किसका पार्ट है, योगात्मक। तो सबसे पहले तो ये पार्ट हो गया योगात्मक का। तो ये उतना बेहतर सीटेट के नज़रिए से नहीं है, लेकिन ये इसका इम्पोर्टेंस देखिए कितना है। जैसे 12th का एग्जाम लिया जा रहा है तो उसमें कैसा एग्जाम्पल होता है, ये कैसा होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लिया जाता है। 12वीं का बोर्ड एग्जाम हो रहा है, उसमें सारे बच्चे बैठते हैं, सारे के लिए एक मानक तैयार किया जाता है। क्या दूसरे किसी बच्चे के लिए अलग क्वेश्चन रहता है, दूसरे के लिए अलग होता है, नहीं होता है। तो बेसिकली ये दुश्मन इसलिए है कि यहाँ पर जो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल नहीं रखा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़े है ना, कि हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के समान नहीं है। चाहे दोनों जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सीखने के तरीके अलग होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति की इच्छाओं की, उसकी रुचि की, उसकी आयु को ध्यान में रख करके टीचिंग लर्निंग अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, 10th का बोर्ड एग्जाम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसका ख्याल नहीं रखा जाता है। कोई सीखने में कमजोर है तो क्या उसके लिए अलग क्वेश्चन रहता है, नहीं रहता है, सबके लिए एक जैसा क्वेश्चन रहता है। इसलिए मानकीकृत परीक्षण को सीटेट में बढ़ावा नहीं दिया जाता, बाकी तो बेस्ट मेथड है।
ऐसे इतने इतने बच्चे के लिए अलग अलग मेथड लगाएंगे जांचने के लिए, तो जांच पाएंगे? लाखों बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं और सीटेट में भी बैठेंगे, तो सारे के लिए एक तरह का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन बच्चे तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, मानकीकृत परीक्षण बड़े समूह के लिए अच्छा होता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है। इसीलिए छोटे बच्चे में बोर्ड एग्जाम होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण जहाँ भी दिखे तो समझ जाना किसका पार्ट है, योगात्मक आकलन का है। इसीलिए इसको बढ़ावा नहीं देना है, रचनात्मक आकलन को बढ़ावा देना है। फिर है जजमेंट के लिए, यानी निर्णय लेने के लिए। किस लिए किया जाता है योगात्मक आकलन? किस लिए किया जाएगा? निर्णय लेने के लिए। निर्णय क्या लेना है, आगे क्लास में जाएगा या नहीं जाएगा, कितना % मार्क लाया, निर्णय लेने के लिए कहेंगे। हल्ला क्यों हो रहा है पीछे, क्या बात है? थोड़ा जो कुछ चला दे इस पे स्क्रीन पे। इतना रील देख करके आते हैं फिर भी हल्ला करते हैं, बताइए। निर्णय लेने के लिए, ठीक है। ग्रेड देने के लिए क्या जाता है इसको, यहाँ पर ग्रेडिंग दिया जाएगा। किसमें, योगात्मक आकलन में। परसेंटेज की बात करेगा, तो इन सब में किया जाएगा योगात्मक आकलन। बच्चे में सुधार नहीं किया जा सकता है। जब योगात्मक आकलन हो जाए तब अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो उसी क्लास में रह करके पूरे साल पढ़िए या फिर दोबारा से एग्जाम दीजिए, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका योगात्मक आकलन। हाँ, निर्णय लेना। अब जो है एक और टाइप आ जाता है असेसमेंट का, जिसको कहते हैं कि इसमें 3 टाइप होता है। कितने? 3 टाइप। सबसे पहला है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये ध्यान देना है। फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, ठीक है। तो यही तीनों मेन होता है यहाँ पर। तो कहेंगे अधिगम के लिए आकलन। दूसरा होता है, बहुत अच्छे, अधिगम का आकलन। और तीसरा होता है आपका अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। अधिगम के रूप में आकलन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये के लिए जो है का है और के रूप में, ये 3 तरह का आकलन होता है असेसमेंट का। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। अब ये 3 तरह का लर्निंग है। ये वाला जो फॉर लर्निंग है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, ये पार्ट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, यानी रचनात्मक आकलन का। तो के लिए जो है अधिगम के लिए आकलन, यानी कि ये अधिगम यानी शिक्षण अधिगम के दौरान होगा। और दौरान कौन सा होता है, रचनात्मक आकलन। तो कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग किसका पार्ट है, रचनात्मक आकलन का पार्ट है। तो ये भी क्या है, बेस्ट है कि नहीं। जब रचनात्मक आकलन का है तो ये भी अच्छा है। ये भी पढ़ाई के दौरान होगा, तो सीखने सिखाने के दौरान, अधिगम के दौरान या सीखने सिखाने के दौरान। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, सीखने का आकलन, ये पार्ट होता है आपका किसका, समेटिव असेसमेंट का, ठीक है। यानी कि लास्ट में सत्र के अंत में किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो क्वेश्चन में इतना ही देखना है, के लिए आकलन है या का आकलन है। का रहेगा तो समझ लेना है कि योगात्मक आकलन का पार्ट है, तो उतना बेहतर नहीं है। और के लिए अगर आकलन है तो कहेंगे रचनात्मक आकलन है और बेस्ट है ये वाला। और लास्ट में आता है एज लर्निंग, ठीक है। ये जो एज होता है, क्यों होता है, ये स्वयं किया जाता है बच्चे के द्वारा, ठीक है। खुद का आकलन खुद करना कहलाता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये भी बेहतर है, अगर बच्चा खुद से खुद का आकलन करने लगे तो कितनी बेहतर बात है। या उसके साथी के द्वारा करवाया जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा, अब आप हमसे ये पूछो, देखते हम बता पाते हैं कि नहीं। तो इस तरह से अगर आकलन करवा रहा है तो कहेंगे क्या होगा, एज लर्निंग होगा, के रूप में होगा। तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ये योगात्मक का पार्ट होता है। तो स्वयं का अगर अधिगम किया जा रहा है या साथी द्वारा किया जा रहा है तो कहेंगे अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। सीखने सिखाने के दौरान होता है, मतलब जैसे कि अभी सिखा रहे उसको, सिखाना चाहते हैं तो सिखाना से पहले उसको आकलन किया जाता है। सब तरह का आकलन किया जाएगा। सिखाने से पहले भी पूछा जाता है। शुरू में हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया तो आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने जवाब दिया, फिर बीच बीच में पूछेंगे और अभी फिर पूछेंगे। चलिए बताइए अब
रचनात्मक आकलन किसे कहेंगे, आप बताइए। क्या समझ में आया? रचनात्मक आकलन कब किया जाता है? कब? सीखने सिखाने के दौरान। ठीक है, इधर से। हाँ, रचनात्मक ही पूछे थे, आप ही बताइए। असेसमेंट फॉर लर्निंग कब किया जाता है? सीखने सिखाने के दौरान। किसका पार्ट होता है? रचनात्मक आकलन का होता है। हाँ, आप बोलिए। असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है, यह आकलन अधिगम के रूप में आकलन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? स्वयं करते या साथी के द्वारा करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें समझ में आ गया। पहले दो टाइप पढ़े, रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक पढ़ाई के या सीखने के दौरान किया जाता है। टेस्ट लिया जाता है, मंथली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, ये सारे टेस्ट आएगा रचनात्मक आकलन में। लेकिन जब कहेगा छमाही, तिमाही और वार्षिक तो कहेंगे योगात्मक आकलन। फिर आपका 3 तरह का आ गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। अब आ जाता है आकलन का उद्देश्य। चलिए आप ही लोग बताइए, क्या क्या उद्देश्य होता है आकलन करने का? पढ़ लिए ना आकलन, क्यों आकलन किया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, कितना सीखा, ठीक है, क्या सीखा, तो ये भी होगा। ठीक है, कमी क्या है, ठीक है, ये बात है। तो इन सब उद्देश्य के लिए क्या जाता है, एक लक्ष्य होता है। ठीक है, उद्देश्य का मतलब एक लक्ष्य सेट किया जाता है, उस लक्ष्य या उद्देश्य की कितनी पूर्ति हुई, उद्देश्य की कितनी पूर्ति हुई, तो इसके लिए क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो ये एम होता है, बच्चे को जांचना, बच्चे को परखना, बच्चे ने कितना सीखा, क्या कमी रह गया और क्या सिखाना है, कितना इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सब के लिए क्या किया जाएगा, आकलन किया जाता है बच्चे का। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाते हैं मूल्यांकन पर। अब जो बड़ा पार्ट आ गया जिसमें सभी क्षेत्र शामिल होंगे, वहाँ भी क्षेत्र शामिल होते हैं। कम समय के लिए क्या आता है, यहाँ देखिए, किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण हो गया, दोष का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना। क्या कहा गया यहाँ, निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। अब बच्चे के बारे में यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है, अब आगे क्या नहीं करना है, कितना उन्होंने प्राप्त किया, तो यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह भी इसमें जो होगा, मेन बात जो होता है इसमें कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल होता है। तो मेजरमेंट हो गया शुरू का, आकलन हो गया, सभी तरह के आकलन सब किसके अंदर आएगा, मूल्यांकन के अंदर आएगा। तो कहेंगे ये एक बड़ा पार्ट है मूल्यांकन, और ये छोटा छोटा पार्ट है आकलन है, मापन है, आकलन के प्रकार है। तो ये सब मूल्यांकन के अंदर में आ गया, असेसमेंट आ गया, मेजरमेंट आ गया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, इवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगा। तो ये एक बड़ा पार्ट हो गया इवैल्यूएशन। इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का आकलन किया जाता है। यह व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अधिगम करता हो यानी लर्नर को सीखने के प्रोसेस में मदद करता है, प्रक्रिया में मदद करता है। तो सीखने की प्रक्रिया में कौन मदद कर रहा है, मूल्यांकन। तो यहाँ पर दोनों चीज किया जा रहा है। ठीक है, जांचा भी जा रहा है और ग्रेडिंग भी किया जा रहा है, तो दोनों चीज साथ साथ चलेगा। तो इस तरह से सीखने के प्रक्रिया में क्या करने का तरीका का खोजता है। तो अलग अलग तरीका कैसे सीखता है बच्चा, यहाँ पर खोजा जाता है। इस तरीके से नहीं सीखा, और कौन सा तरीका अपनाया जाए जो सीखेगा बच्चा, क्या एक्टिविटी शामिल किया जाए या कोई खेल के जरिए सिखाया जाए। मूल्यांकन इस बात पर भी फोकस करता है, प्रकाश डालता है कि अधिगम करता कौन है, सीखने वाला। अधिगम करता क्या और कैसे सीखते हैं। तो जब ये चीज यहाँ पर सवाल उठ गया कि ये बताएगा मूल्यांकन की क्या किस पर फोकस कर रहा है, कि क्या और कैसे सीखता है, क्या सीखा कैसे सीख रहा है, किस तरीके से बेहतर सीख रहा है, ये भी कौन बताता है, मूल्यांकन बताता है। और अगर टीचर जान जाए एक बार कि बच्चे किस तरह से बेहतर सीखते हैं, तो टीचर बेहतर तरीके से पढ़ा पाएगा, बच्चे में बेहतर विकास कर पाएगा, बेहतर तरीके से सिखा पाएगा। इसके लिए किया जाता है मूल्यांकन। अब होता है टेस्ट जो लिया जाता है, एक अच्छे टेस्ट कहेंगे, गुड टेस्ट या अच्छे परीक्षण कहेंगे। कौन सा एक अच्छे परीक्षण होगा, उसकी क्या गुण होगी। तो कुछ गुण, कुछ विशेषता होता है टेस्ट का। उस टेस्ट में अगर ये बातें पाई जाएंगी तो कहेंगे ये एक अच्छा टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है, इसमें किसी पक्ष नहीं लिया जा रहा हो। सबसे पहला आता है वैलिडिटी। तो वैलिडिटी मतलब वैधता,
अब कोई टेस्ट वैध है या नहीं है कैसे पता चलेगा, कैसे परीक्षा लेंगे? जैसे हम यहाँ पर सीटेट का पढ़ा रहे हैं सीडीपी और हम टेस्ट लेने लगे बीपीएससी के इतिहास का, तो क्या वो वैध होगा? क्या जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको वो मापन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, क्या उस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, क्या उस चीज़ को जांच रहा है? अगर जांच रहा है तो कहेंगे कैसा टेस्ट है? वैलिड टेस्ट है, वैध टेस्ट है। तो वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। हम जानना चाहते हैं कि आपने सीडीपी में कितना सीखा और हम इतिहास का टेस्ट ले लें तो क्या ये वैध होगा? नहीं होगा। तो वही कह रहा है जिसके बारे में आप टेस्ट लेना चाहते हैं, जो बच्चे जानना चाहते हैं, वो चीज़ अगर बता पा रहा है, वो चीज़ फुलफिल हो रहा है, हम सीडीपी का टेस्ट ले रहे हैं और सीटेट का ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कहेंगे ये वैलिड टेस्ट है। तो क्या कहेंगे? वैध है। ठीक है, यानी उस चीज़ को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है जो चीज़ हम जाँचना चाहते हैं। दूसरा होता है विश्वसनीयता। अब क्या विश्वसनीयता क्या होता है? रिलायबल क्या होता है? एक टेस्ट में ये रिलायबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ कह रहा है विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न या परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन कहलाएगा विश्वसनीय। अब पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो विश्वसनीयता कहेंगे जैसे यहाँ पर मापेंगे। एक टेस्ट तैयार किए और आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया। अब उस टेस्ट में आपने जितना भी स्कोर किया, अब कोई कहेगा कि नहीं ये वाला टेस्ट जो है वैलिड नहीं है, उसी आधार पर अगर हम उस बच्चे को दूसरा सेट ला करके देंगे तो लगभग वो बच्चा उतना ही स्कोर कर पाएगा जितना उन्होंने पहले वाले सेट में किया था। उसी आधार पर उसी लेवल का होगा, पूछने का तरीका अलग होगा। मतलब ये हुआ कि एक टेस्ट जो लिया जा रहा था पहले, उस बच्चे ने उसमें 30 में से 25 नंबर ला रहा है, अब उसी तरह का अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अलग क्वेश्चन है लेकिन उसी चीज़ का है, फिर भी वो बच्चा 24 या 26 नंबर ला पा रहा है, तो कहेंगे उस टेस्ट में विश्वसनीयता है। यानी कोई भी अगर उस तरह से मापे तो उसमें कम ज़्यादा नहीं हो, लगभग समान हो, तो इसमें कहेंगे विश्वसनीयता है। अगर विश्वसनीयता नहीं रहेगा तो एक बच्चा जो है उसमें बेहतर नंबर ला पाएगा, उसके लिए आसान कर देंगे, इसको भारी वाला क्वेश्चन देंगे, दूसरे वाले को आसान दे देंगे, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने जो सीख करके रखा है उसको कहीं भी टेस्ट लिया जाएगा तो उतना ही नंबर लाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्लासरूम में कुछ बच्चे उस दिन कह रहे थे कि सर चोरी करके टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, कह रहे थे ना कि फलाना बच्चे चोरी करके लिख रहा है सर, तो हमने क्या कहा, यहाँ तो चोरी कर लेगा लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाएगा। वही अगर हमको यहाँ पर डाउट हो जाएगा कि इन्होंने जो है चोरी करके टेस्ट दिया है, तो हम एक दूसरा सेट तैयार करेंगे 30 क्वेश्चन का, उसी आधार पर करेंगे और इसको बुला करके अकेले में टेस्ट दिलवाएंगे, तो वहाँ पर पता चल जाएगा हमको। अगर इन्होंने 28 नंबर लाया था पहले वाले टेस्ट में, तो ऑब्वियसली है कि दूसरे वाले में ये 25 नंबर जरूर लाएगी, 28 नहीं लाएगी, 30 भी ला सकती है, 25 भी ला सकती है, तो हम जान लेंगे कि इन्होंने चोरी नहीं किया था। वही अगर ये 15 नंबर ला ली उस सीट में, तो क्या कहेंगे, यहाँ पक्का इन्होंने चोरी करके लिखा है इसलिए 28 नंबर लाया। तो ये होता है विश्वसनीयता। तो कहीं भी जांचे तो क्या होना चाहिए, समान अंक प्राप्त होने चाहिए। तो कोई भी जांच ले, उस बच्चे का जांच कर ले, क्या होगा, सब परीक्षा में एक ही प्रकार का होगा। ठीक है, जांचेंगे तो उसमें बदलाव नहीं होगा। तो ये होता है विश्वसनीयता। तो एक अच्छे टेस्ट में विश्वसनीयता होना जरूरी है, वैधता होना जरूरी है। फिर आ जाती है ऑब्जेक्टिविटी। अब ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़ता हो। सब्जेक्टिव जैसे होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट लिए लिखित परीक्षा लिया आप लोगों का, पियाजे के थ्योरी के बारे में लिखने दे दिए, सब बच्चे लिखेंगे पियाजे की थ्योरी के बारे में, अपने अपने तरीके से लिखेंगे, अपना अपना स्टेज देगा, अपना अपना मत देगा। तो वो कॉपी हम चेक करेंगे, तो हम जो नंबर देंगे, अगर वही कॉपी फिर दूसरे टीचर को दिया जाए तो हो सकता है हमने जिसमें 4 नंबर दिया हो 5 नंबर के क्वेश्चन में, कोई टीचर उसमें 3 नंबर दे दे। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, ऑब्जेक्टिविटी जो होगा, भारत की राजधानी है डैश, क्या लगाएंगे, दिल्ली लगाएंगे, नई दिल्ली लगाएंगे। अब हम चेक करें कि दुनिया का कोई भी टीचर चेक करेगा, उसमें नंबर घटा पाएगा, बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिविटी जरूरी होती है एक अच्छे टेस्ट की। तो 3 चीज याद रखना है, कौन कौन सा, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। एक अच्छे टेस्ट की निशानी होती है कि वैध हो और विश्वसनीय हो और वस्तुनिष्ठता हो, कहीं भी बदलाव ना हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये 2009 में लाया गया सीबीएसई के द्वारा। पहले ये मूल्यांकन का हिस्सा नहीं था, पहले वही असेसमेंट किया जाता था, इवैल्यूएशन किया जाता था। लेकिन इस तरह से देखा कि बच्चे में एग्जाम का खौफ या डर बढ़ रहा है, तो सीबीएसई लेकर के आया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और इस सतत का क्या मतलब होता है, लगातार। ठीक है, लगातार चलेगा। और लगातार सिर्फ जो है डेली टेस्ट ही नहीं लेना है,
हर तरीके से जांचना है, जहाँ की बच्चे इन्वॉल्व हो लेकिन उनको पता ना हो कि उनको जांचा जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार चलेगा। व्यापक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है? एक बड़े पैमाने पर किया जाएगा, अलग अलग पक्ष का मूल्यांकन किया जाएगा। व्यापक का मतलब हुआ अलग अलग पक्ष का। सिर्फ संज्ञानात्मक, पेपर पेंसिल टेस्ट में क्या होता है? सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष का ही जांच कर पाते हैं, कितना आप याद रख पाए हैं, कितना चीज़ों को आपने सीखा, इस चीज़ का किया जाता है। लेकिन अलग अलग पक्ष का मतलब होता है शारीरिक रूप से कितने सक्षम है, बोलने में कैसे है, भाषण देने में कैसे है, गाना गाने में कैसा है, डांस करने में कैसा है, आर्ट एंड क्राफ्ट में कैसा है। तो इन सब का मूल्यांकन किया जाता है, इसको कहेंगे व्यापक मूल्यांकन। तो देखा जाता है कि बच्चे जो सिंगिंग में अच्छे हैं तो उनको उस फील्ड में बढ़ावा दिया जाता है, कोई डांस में अच्छा है तो उनको डांस में बढ़ावा दिया जाता है। आजकल म्यूजिक टीचर भी क्लास में रखे जाते हैं, डांसिंग टीचर रखे जाते हैं। तो जो जो पक्ष है सभी पक्षों का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा सतत एवं व्यापक के बीच में। यहाँ तो लगातार मूल्यांकन चलता जाएगा और यहाँ क्या होगा, अलग अलग पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। तो टीचर यहाँ पर अलग अलग पक्षों का मूल्यांकन करेगा। और अलग अलग पक्ष में कौन कौन से आते हैं? वही PCSE। तो इसमें अलग अलग पक्ष में कहेंगे, एक तो होगा क्या, शैक्षिक मूल्यांकन, और दूसरा होगा क्या, सहशैक्षिक। कौन बताएगा शैक्षिक मूल्यांकन? बताइए। शैक्षिक किसको कहते हैं? स्कॉलिस्टिक किसको कहते हैं? एक होता है स्कॉलिस्टिक, दूसरा को स्कॉलिस्टिक। तो स्कॉलिस्टिक किसको कहेंगे, शैक्षिक किसको कहेंगे? जो क्लासरूम से पढ़ाई के लिए किया जाता हो, ठीक है, क्लासरूम के पढ़ाई के लिए किया जाता है, सिर्फ यहाँ पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया शामिल होती है। लेकिन को स्कॉलिस्टिक में क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटी को शामिल किया जाता है। जितने भी खेल कूद है, सेमिनार है, डिबेट है, चर्चा है, और सब भी खेल शामिल किया जाता है, एक्टिविटी शामिल किया जाता है। इसमें आ जाएगा सहशैक्षिक। तो शैक्षिक और सहशैक्षिक मिला देंगे तो कैसा मूल्यांकन होगा? व्यापक मूल्यांकन। तो सहशैक्षिक में क्या आ गया? क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटी, इसका मतलब जो भी प्रोग्राम किया जाता है ये सारे शामिल किया जाएगा। तो इन दोनों को मिला करके क्या कहेंगे? व्यापक मूल्यांकन। तो ये होता है, सतत का मतलब लगातार चलना, और व्यापक का मतलब शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों तरह का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब एक असेसमेंट किया गया। शुरुआती दौर में जब हम लोग 10th में थे तो उस समय वाइवा के लिए अलग टीचर आते थे, ठीक है। क्वेश्चन 10th में पूछा जाता था, अलग टीचर आते थे, दूसरे स्कूल का टीचर आकर के क्वेश्चन पूछा जाता था। तो हम लोग काफ़ी डर जाते थे कि पता नहीं क्या पूछ लेगा, नहीं पूछ लेगा, नंबर कट लेगा। तो ये भय बना रहता था और दूसरे स्कूल में एग्जाम देना भी पड़ता था। अब जो है उस चीज़ को हटा करके लाया गया स्कूल बेस्ड ये असेसमेंट या आकलन। अब यहाँ पर उस पार्टिकुलर स्कूल के टीचर उस बच्चे अपने बच्चे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और उससे अपना तालमेल भी अच्छा रहता है, घुला मिला भी रहता है, डर भी नहीं रहता है। तो उस स्कूल के टीचर अगर उस स्कूल के बच्चे का अगर टेस्ट ले तो वो क्या करेगा? आसानी से जवाब दे पाएगा, बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। अब वहाँ पर दूसरे स्कूल के जो टीचर आते थे, इसमें अगर बच्चा जान भी रहा होता है तो डर से वहाँ पर जवाब नहीं दे पाते थे, भूल जाते थे। तो इन सब कठिनाई को दूर करने के लिए लाया गया स्कूल बेस्ड टीचर। तो क्या कहेंगे? उसी स्कूल के शिक्षक जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के टीचर ही वहाँ का क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा, जिससे बेहतर तरीके से मूल्यांकन हो पाएगा और बच्चे बेहतर तरीके से जवाब भी दे पाएंगे, डर भय नहीं होगा। तो इन सब चीज़ को दूर करने के लिए कहा गया स्कूल बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका रेमेडियल टीचिंग। हाँ, ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? एक पन्ना ही उड़ गया। या कोई बात नहीं, नहीं है, नहीं है, आगे लास्ट पेज था। चलिए कोई बात नहीं। ये वाला नहीं। अब देखिए क्या उड़ा था।
निदानात्मक परीक्षण, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, तशखीसी जांच। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण। अब ये क्या होता है निदानात्मक परीक्षण? ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा टर्म है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, और जाते होंगे डायरेक्ट आपको ऐसे दवाई एक मुट्ठी लेता होगा, आपके मुंह पे फेंक देता होगा, जाइए खाइए ठीक हो जाइएगा। तो वहाँ पर जांच करता है। ठीक है, यही बात बुलवाना चाह रहे हैं। तो निदानात्मक टेस्ट में पहले टीचर बच्चे का जांच करता है, या डॉक्टर पहले मरीज का जांच लिखता है कि जाइए ब्लड टेस्ट करवा के आइए। अब आप जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं, यूरिन टेस्ट करवा के आते हैं, उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति को मलेरिया है, फलाना है, ढिमका है। उसके आधार पर फिर क्या किया जाता है? दवाई दिया जाता है, उपचार किया जाता है। तो ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, यहाँ पर क्या किया जाएगा? बच्चों का या बच्चों के कमी का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब कमी कैसा कमी? सीखने में जो कमी है। ठीक है, ये नहीं कि देखने में कमी है, चलने में बोलने में अच्छा, ये सब नहीं। सीखने में जो कमी है, या बच्चों के सीखने लिख ही देते हैं, सीखने के कमी का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर जब टीचर पता लगा लेंगे तो इस आधार पर अब क्या किया जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। तो इस कमी का पता लगा करके रेमेडियल टीचिंग किया जाता है। कमी को दूर करने के लिए कहेंगे निदानात्मक परीक्षण के द्वारा सीखने में जो कमी था उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, इलाज। वहाँ पर टेस्ट किए क्या कमी था बच्चे में, यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण में उस चीज़ को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक अपनाएगा, अलग अलग विधि अपना करके उसको दूर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका ये हो गया लगभग पूरा। अब इसमें छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, जैसे पोर्टफोलियो होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, रेटिंग स्केल होता है, ये सब जांचने के एक पैमाने होते हैं। उन सबको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद इसका MCQ लगाएंगे, फिर आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, एक बार देख लीजिएगा, PDF भेज देंगे और PDF ले लीजिएगा बस। ठीक है, इसको भेज देते हैं ग्रुप में।